स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स लक्ष्मीकांत की पॉलिटी सीरीज अपनी कंटिन्यू है और आज हम पहुंच चुके हैं 21वें अध्याय में, और वो है कैबिनेट कमिटीज़ के बारे में, यानी जो मंत्रिमंडलीय समितियां गठित की जाती है, तो उन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास ही के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर आपको क्लिक करना है ताकि मेरी सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मंत्रिमंडलीय समितियों के बारे में डिटेल से चर्चा करना। तो देखिए, आसान भाषा में आपको मैं ये समझा दूं कि मंत्रिमंडलीय समिति क्या होती है। तो ऐसा समझिए कि जो केंद्रीय कैबिनेट होती है, यानी केंद्रीय कैबिनेट, मैंने आपके जो कई बार चर्चा की है कि भारत की जो सरकार है और जो भारत की सरकार है उसके अंतर्गत जो भी कैबिनेट मंत्री होते हैं वो सभी कैबिनेट मंत्री कैबिनेट में शामिल किए जाते हैं। तो जो कैबिनेट जो बनती है भारत की, वो जो है कुछ समितियां भी बनाती है ताकि जो है अपने काम को जो है जल्दी से निपटाने के लिए, या कभी भी उनको जो आवश्यकता पड़ती है किसी काम को निपटाने के लिए, तो वो जो है अपनी आवश्यकता अनुसार कुछ समितियां बनाती है। तो उसी को हम जो है कैबिनेट कमेटी कहते हैं। आप आसान भाषा में ये समझिए, ठीक है। तो मैंने आसान भाषा में आपको समझाया और अब यहाँ जो है उनकी विशेषताएं बताई जा रही है कि कैबिनेट कमेटी की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो कह रहे हैं मंत्रिमंडलीय समिति की निम्न विशेषताएं होती है। तो पहला बताया जा रहा है कि अपने प्रादुर्भाव में ये समितियां गैर संवैधानिक और संवैधानेतर हैं। दूसरे शब्दों में इनका उल्लेख संविधान में नहीं है और तथापि कार्य नियमों में इनकी स्थापना के लिए कहा है। यानी मित्रों, कई बार मैंने आपसे चर्चा की है कि संविधानेतर का मतलब मैंने आपको समझाया है और अलग से चैनल पर जो है एक वीडियो भी डली हुई है, उसमें जो है 3 शब्दों के बारे में मैंने आपको जो है समझाया है और स्पष्ट रूप से आप जो है उसमें जो है समझ जाएंगे कि उन तीनों में क्या मतलब है। तो उसी में से एक शब्द यहाँ पे बताया जा रहा है कि संवैधानेतर का मतलब आखिर क्या होता है। तो मतलब इसका यह होता है कि मान लो हमने कोई भी हमने समिति बनाई या कोई भी ऐसी संस्था अगर बना दी कि हमने जो हम अपनी मर्जी से जो है यानी हमें ऐसा लगा कि हमें जो एक संस्था बनानी चाहिए और हमने जो है बिना कानून के ही उस संस्था का निर्माण कर दिया, तो उसको हम कहते हैं संवैधानेतर। यानी हमने संविधान के कोई भी प्रावधान का उल्लेख, यानी कोई भी प्रावधान का हमने उपयोग नहीं किया और बिना उपयोग करके हमने जो उस संस्था को बनाया है, तो उस कारण से हम उसको जो है संवैधानेतर या गैर संवैधानिक संस्था कह रहे हैं। तो उसी के बारे में यहाँ बात कही जा रही है कि जो मंत्रिमंडलीय समिति है वो समिति जो है गैर संवैधानिक या संवैधानेतर समिति कहलाती है, जिसका कि हमने संविधान में उल्लेख नहीं किया है। यही बात यहाँ पे कही जा रही है। आगे फ्रेंड्स बात कर रहे हैं, ये समितियां 2 प्रकार की होती है, स्थायी और तदर्थ। स्थायी समितियां स्थायी प्रकृति की होती है, जबकि तदर्थ अस्थायी प्रकृति की। तदर्थ समितियों का गठन समय समय पर विशेष समस्याओं को सुलझाने के लिए किया जाता है। प्रयोजन पूरा होते ही इन्हें विघटित कर दिया जाता है। यानी मित्रों, ये कहना चाह रहा है कि जो कैबिनेट कमेटी होती है वो 2 प्रकार की होती है। यहाँ 2 प्रकार की कमेटी की बात की जा रही है। एक तो जो होती है वो परमानेंट होती है, यानी जो हमेशा बनी रहती है, ऐसी कैबिनेट कमेटी, ठीक है। दूसरी जो टेम्परेरी होती है, यानी जो कुछ समय के लिए गठित की जाती है। और किस काम के लिए, कि हमें जो है यानी हमारा कोई काम था और जो है हमने उस काम के लिए उस कमेटी को गठित किया और जब हमारा काम वो पूरा हो गया तो हमने उस कमेटी को फिर जो है विघटित भी कर दिया। तो इसी के बारे में यहाँ की बात की जाती है कि एक तो होती है स्थायी समिति और एक होती है अस्थायी समिति। तदर्थ का मतलब यहाँ अस्थायी ही होता है मित्रों, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको समझाई। आगे करें, ये समितियां प्रधानमंत्री के द्वारा समय की अनिवार्यता और परिस्थिति की मांग के अनुसार गठित की जाती है, इसलिए इनकी संज्ञा और गठन समय के साथ बदलता रहता है। यानी मित्रों, प्रधानमंत्री ये चाहे कि मुझे जो है इस काम को निपटाना है या मुझे एक समिति की जो है आवश्यकता है वर्तमान में, तो प्रधानमंत्री के कहने से एक समिति गठित कर दी जाती है, ठीक है। और जब उस समिति का काम पूरा हो जाता है तो फिर उस समिति को जो है वापस से जो है विघटित या भंग कर दिया जाता है। यही बात यहाँ पे कही जा रही है। और ये ऐसे कह रहे हैं कि समितियाँ जो होती है उनकी संख्या बदलती रहती है, यानी क्योंकि समय की मांग और अनिवार्यता के कारण जो है समय समय पर समितियां गठित होती रहती है और समय समय पर भंग भी होती रहती है। इस कारण से उनकी संख्या जो है बार बार बदलती रहती है। यही बात यहाँ पे कही जा रही है। आगे फ्रेंड्स, चौथी विशेषता यहाँ पे कह रहे हैं कि इनकी सदस्य संख्या 3 से 8 तक हो सकती है। सामान्यतः इनके सदस्य केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं, तथापि गैर कैबिनेट मंत्री इनकी सदस्यता से प्रतिबंधित नहीं होते। यानी फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि अगर अपन इनकी संख्या की बात करें तो जो है 3 से 8 तक इनकी जो है वो संख्या होती है। लेकिन मित्रों, अब अगर वर्तमान में आप देखेंगे तो इनकी संख्या जो है बदलती रहती है, यानी अब तो इनकी संख्या और भी बढ़ गई होगी, ठीक है। और आगे कह रहे हैं कि इनके जो सदस्य होते हैं वो केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। और मैंने मित्रों आपको जो है पहले भी शुरुआत में ही मैंने आपसे चर्चा की थी कि जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो जो है कैबिनेट जो कमेटी होती है उसके जो सदस्य होते हैं। लेकिन ये एक बात यहाँ पे ये भी कह रहे हैं
कि जो कैबिनेट मंत्री नहीं होते, ठीक है, जो कैबिनेट मंत्री नहीं होते, जो सामान्य मंत्री होते हैं, ठीक है, वो भी मंत्री जो है इसकी सदस्यता यानी इसके सदस्य हो सकते हैं। इस पर हमने कोई प्रतिबंध यहाँ पे नहीं लगाया, यानी सदस्य वो भी बन सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यही बात यहाँ पे कही जा रही है। आगे अगली विशेषता के बारे में कह रहे हैं कि इन समितियों में मामले से जुड़े मंत्री ही नहीं बल्कि वरिष्ठ मंत्री भी शामिल होते हैं। यानी मित्रों, कोई भी मामले से जुड़े जो मंत्री होते हैं वो मंत्री ही नहीं बल्कि इसमें जो है जो वरिष्ठ मंत्री होते हैं वो भी इस समिति के सदस्य होते हैं। आगे कह रहे हैं समितियों के मुख्य प्राय प्रधानमंत्री, यानी समिति को जो प्रमुख होता है, जो मुखिया होता है, वो प्रधानमंत्री होते हैं ज़्यादातर तो, लेकिन कभी कभी गृह मंत्री या वित्त मंत्री भी इनकी अध्यक्षता करते हैं। लेकिन अगर किसी समिति में प्रधानमंत्री सदस्य होगा तो वह ही उसका अध्यक्ष होगा। यानी फ्रेंड्स ये कहना चाह रहे हैं कि जो कैबिनेट कमेटी होती है उसके अध्यक्ष जो होते हैं वो ज़्यादातर समय तो प्रधानमंत्री ही होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी समितियाँ भी है कैबिनेट कमेटी जिनकी अध्यक्षता गृह मंत्री या वित्त मंत्री करते हैं। ठीक है, और आगे ये कहते हैं कि मान लो जिस भी कमेटी में प्रधानमंत्री को हमने सदस्य बनाया तो फिर उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करेंगे। ठीक है, और आप तो इसको आसान भाषा में ये भी समझ लीजिए कि मान लो कोई कमेटी हमने बनाई और हमने उसमें प्रधानमंत्री को सदस्य बना दिया, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उस समिति का अध्यक्ष कोई और मंत्री होगा और प्रधानमंत्री केवल बैठ करके देखता थोड़ी रहेगा। वो प्रधानमंत्री अगर उसने हमको उसने प्रधानमंत्री बनाया है तो अध्यक्षता तो फिर वही करेगा ना। आप इसको आसानी से ये समझिए। ठीक है, आगे अपन बात करें, समितियां न सिर्फ मुद्दों का हल निकालती है बल्कि मंत्रिमंडल के विचार के लिए प्रस्ताव भी लाती है, बल्कि निर्णय भी लेती है। यानी मित्रों ये कहना चाह रहा है कि जो भी मसला जो है पेचीदा मसला है तो न केवल उसका जो हल बताती है, न केवल उसका समाधान बताती है, बल्कि जो है मंत्रिमंडल के सामने जो है कुछ प्रस्ताव भी लेकर के आती है। यानी कैबिनेट कमेटियाँ जो होती है वो कैबिनेट के समक्ष जो है बहुत अच्छे प्रस्ताव भी लेकर के आती है और उन प्रस्तावों पर वो जो है डिसीजन भी लेती है। यही बात यहाँ पे कहना चाह रहा है। आगे कह रहे हैं समितियां मंत्रिमंडल के काम की अधिकता को कम करने के लिए सांगठनिक युक्ति की तरह है। ये नीतिगत मुद्दों का गहन अध्ययन करती है तथा प्रभावकारी समन्वय स्थापित करती है। मित्रों वही बात जो भी कही जा रही थी कि जो मंत्रिमंडलीय समितियां होती है वो तो ज़्यादातर तो हम देखें तो संगठन की तरह ये काम करती है और जो भी मुद्दे उसके समक्ष लाए जाते हैं उनका गहन अध्ययन करके वो उनका हल निकालती है और समन्वय भारत में बनाए रखने का काम करती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बात करें तो फ्रेंड्स आगे यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण मंत्रिमंडलीय समितियां हैं उनके बारे में चर्चा की जा रही है। और मित्रों यहाँ पे जो बहुत सी मंत्रिमंडलीय समितियों के बारे में बताया जा रहा है, तो आगे अगर हम अपन देखें तो देखिए बहुत सी यहाँ पे संस्थाएं बताई जा रही है मंत्रिमंडलीय समितियों के बारे में कि संसदीय मामलों से संबंधित है, मंत्रिमंडल की नियुक्ति है या आवास है या विदेशी निवेश है। तो ऐसी जो है बहुत सी यहाँ पे जो है कैबिनेट कमेटी बताई जा रही है। और मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी का अगर मैं बात करूँ तो देखिए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, यानी कि जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति होती है, आपने जो कई बार सुना भी होगा कि जो एमएसपी का निर्धारण किया था, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार घोषित करती है, उसकी घोषणा जो है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ही उसकी करती है, उसकी घोषणा। और इस समिति का जो अध्यक्ष होता है वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है फ्रेंड्स, आगे अपन बात करें, अब हम बात करने जा रहे हैं मंत्रिमंडलीय समितियों के काम के बारे में, यानी ये आखिर काम क्या क्या करती है। तो महत्वपूर्ण यहाँ काम के बारे में चर्चा की जाती है कि 4 अधिक महत्वपूर्ण यहाँ पे इसके काम हैं। कौन कौन से बताए जा रहे हैं। राजनीतिक मामलों की समिति राजनीतिक परिस्थितियों से संबंधित निर्णय या मामले को देखती है। यानी मित्रों जो राजनीतिक मामलों से संबंधित जो कमेटी है कैबिनेट कमेटी, वो राजनीतिक मामलों से संबंधित जितने भी मुद्दे होते हैं उन मुद्दों पर वो विचार करती है। ठीक है, आगे कहते हैं आर्थिक मामलों की समिति आर्थिक क्षेत्र की सरकारी गतिविधियों को निर्देशित करती है और समन्वय स्थापित करती है। और इसके अलावा मित्रों मैंने आपसे अभी भी चर्चा की कि आर्थिक मामलों की जो समिति है वो एमएसपी भी घोषित करती है। ठीक है फ्रेंड्स, यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि जो आर्थिक मामलों की जो समिति है वो समिति जो है आर्थिक क्षेत्र की गतिविधियों को निर्देशित करती है। आगे करें नियुक्ति समिति केंद्रीय सचिवालय, लोक उद्यमों, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं में सभी उच्च पदों पर नियुक्ति के संबंध में निर्णय लेती है। यानी मित्रों जो नियुक्ति की समिति है, यानी जो कैबिनेट कमेटी ऑन जो नियुक्ति है, वो समिति क्या करती है कि केंद्रीय सचिवालय है या जो बैंक है या वित्तीय संस्थाएं हैं उनमें जो भी उच्च पद है, यानी जितने भी बहुत बड़े बड़े पद हैं उन पदों पर नियुक्ति कैसे होगी उन सभी के बारे में निर्णय कैबिनेट कमेटी जो नियुक्ति समिति है वो समिति लेती है। ठीक है, आगे कह रहे हैं संसदीय मामलों की समिति संसद में सरकार की भूमिका और कामों को देखती है। यानी जो संसदीय मामलों की जो समिति है वो क्या काम करती है कि सरकार की जो भूमिका होगी संसद में उन भूमिका और उनके काम को संसदीय समिति देखती है। आगे करें उपरोक्त 4 में पहली 3 समितियों की अध्यक्षता
पीएम करते हैं और चौथी समिति के अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। सभी मंत्रिमंडलीय समितियां सर्वशक्तिशाली समिति, राजनीतिक मामलों की समिति मानी जाती है, जिसे सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। यानी मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात कही जा रही है क्या, कि जो 4 समितियों के बारे में, यानी राजनीतिक, देखिए राजनीतिक समिति, आर्थिक और नियुक्ति, इन तीनों का जो अध्यक्ष होता है वो तो जो है प्रधानमंत्री होते हैं भारत के, ठीक है। और आगे कह रहे हैं कि जो चौथी समिति है, यानी जो संसदीय मामलों की समिति है, उसकी अध्यक्षता भारत के गृह मंत्री करते हैं। और ये कह रहे हैं कि जो भी, यानी सभी मंत्रिमंडलीय समितियों में अगर सबसे शक्तिशाली समिति की हम अपन बात करें, यानी सबसे पावरफुल कमेटी कौन सी है, कैबिनेट कमेटी, तो वो जो है कह रहे हैं कि जो राजनीतिक मामलों की जो समिति है वो ही सबसे पावरफुल समिति है कैबिनेट, यानी सबसे पावरफुल कैबिनेट कमेटी की अगर अपन बात करें तो वो है राजनीतिक मामलों की समिति, जिसे हम सुपर कैबिनेट भी कहते हैं। यही बात यहाँ पे मित्रों कही जा रही है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का जो टॉपिक, जो कि हमने लिया मंत्रिमंडलीय समितियों के बारे में, और आसान शब्दों में मैंने आपको जो है समझाने की कोशिश की कि कैबिनेट कमेटी क्या होती है और इनको गठित क्यों किया जाता है, कितनी इनकी संख्याएं हैं। और मित्रों वर्तमान में तो इनकी संख्याएं जो है बदल गई होंगी, क्योंकि मैंने आपसे उस समय भी चर्चा की कि जो है इनकी समय और अनिवार्यता की मांग के कारण इनको जो है गठित और विघटित किया जाता रहता है, ठीक है। आगे फ्रेंड्स, यानी आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ मंत्रिमंडलीय समितियों का। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक आपको कितना समझ में आया, और मैंने आपको जो है सरल से सरल शब्दों में समझाने की भरपूर कोशिश की है। अगर आपको जो है कहीं भी कमी नज़र आई हो, यानी कहीं भी आपको कम समझ में आया हो, तो आप जो है 1-2 बार इस लेक्चर को जो है वापस पुनः देख लेना, आपको जो है पूरी तरह से ये लेक्चर जो है समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, और अगले लेक्चर में जो है हम चर्चा करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी सबसे इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, और वो होगा पार्लियामेंट, यानी जो इंडिया की जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसके बारे में हम जो है विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और मित्रों मैंने जो है यहाँ लिख भी रखा है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है ये टॉपिक है, क्योंकि सन 2019 था उसमें जो चुनाव हुए थे, उस संदर्भ में मैंने यहाँ पे लिख रखा था, ठीक है फ्रेंड्स। आगे हम चर्चा करेंगे अगले अध्याय में। और मित्रों आपसे मैं विनती कर रहा हूँ कि संसद का टॉपिक तो आपको जो है चाहे कोई सी भी परिस्थिति आपके समक्ष क्यों ना आ जाए, आपको इस टॉपिक को जो है स्किप नहीं करना है, ठीक है फ्रेंड्स। और जितने भी जो आपके जो फ्रेंड्स सर्कल हैं उसमें जो है अपना जो टॉपिक है संसद का, उसको जो आप शेयर कर देना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रत्येक एग्जाम में जो है इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन बनता है। और यानी मूल अधिकार है, राष्ट्रपति है, या संविधान है, या संसद है, यानी ये कुछ महत्वपूर्ण ऐसे टॉपिक होते हैं जो हाईलाइटेड टॉपिक रहते हैं, और ज़्यादातर एग्जाम्स में इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे मैं विनती कर रहा हूँ कि आप जो है इस टॉपिक को बिल्कुल स्किप मत करना, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम मिलेंगे अगले अध्याय में संसद के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।